बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, रात गए बड़ी डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फॉर्म 45 के मामले पर पहला बड़ा फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल से सामने आ गया है। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा सामने आ गया है और मुस्लिम लीग नून की पहली नशिस्त वापस हो गई है। कामयाबी के नोटिफिकेशन वापस हो गए हैं। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त क्यों कर बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, फॉर्म 45 के हवाले से पहला बड़ा फैसला, पहला बड़ा हुक्मनामा लाहौर हाई कोर्ट से सामने आ गया है और इस फैसले के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की एक सीट कम हो गई है। राना अरशद की जीत का जो नोटिफिकेशन है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कालादम करार दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से फॉर्म 45 के मामले को लेकर वो गए थे लाहौर हाई कोर्ट में और इस पर यह आज पहला जो फैसला है वो आ गया है। PP 133 ननकाना साहब से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने पंजाब असम्बली राना अरशद की जीत का जो नोटिफिकेशन है उसे कालादम करार दे दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनको इस हलके में जीतने वाला उम्मीदवार करार दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ़ की जानिब से PP 133 ननकाना साहब से मुस्लिम लीग नून के राना अरशद की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर पर समाअत की। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने पर फैसला महफूज किया और फिर उसके बाद फैसला सुनाते हुए मोहम्मद आतिफ़ की दरख्वास्त मंजूर की और राना अरशद की जीत का नोटिफिकेशन कालादम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया था और मौक़िफ़ अपनाया गया था कि फॉर्म 45 के मुताबिक 3500 से ज़ायद वोटों से कामयाबी हासिल की थी। मोहम्मद आतिफ़ का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के बरअक्स दोबारा गिनती का हुक्म दिया और दोबारा गिनती में राना अरशद को 2500 से ज़ायद वोटों से कामयाब करार दिया गया, जबकि दरख्वास्त गुजार की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन ने राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन खिलाफ कानून जारी किया, लिहाजा राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन कालादम करार दिया जाए। मोहम्मद आतिफ़ की ये इस्तदा की थी कि अदालत दरख्वास्त गुजार की बतौर रुकने पंजाब असम्बली नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे। तो ये पहला बड़ा जो हुक्म है फॉर्म 45 के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट से सामने आ गया है। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो मैटर है वो भी लाहौर हाई कोर्ट ने टेकअप किया हुआ है, जिसमें अभी तो जो 2 जजेस हैं लेकिन मज़ीद जो 6 जजेस तैनात किए गए थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि ये मज़ीद 6 जजेस होंगे और कुल मिलाकर 8 जजेस होंगे जो कि फॉर्म 45 के मामले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सुनेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी तक उन 6 जजेस को मंजूर नहीं किया गया और इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो जजेस हैं वो तैनात करें। हालांकि ये अदलिया के मुदाखलत के जो है वो मुदाखलत के मुतरादिफ है, इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। इस मामले पर भी लाहौर हाई कोर्ट में ही केस की समाअत चल रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जवाब तलब किया गया है। तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 जजेस सुन रहे हैं, इस वजह से फॉर्म 45 के मामले के ऊपर अभी जो है वो काफ़ी सुस्त रफ्तारी का शिकार है, फ़ैसले भी जो हैं, लेकिन जो मामला है वो टेकअप हो चुका है और फॉर्म 45 के हवाले से पहला ये फ़ैसला तो आ चुका है जो PTI को नशिस्त वापस मिल गई है। बाकी भी जो डिटेल्स हैं वो इस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फॉर्म 45 के मामले पर इलेक्शन कमीशन से मांगी भी गई हैं और जो 6 जजेस तैनात की मंजूरी इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, ये मामला भी पेंडिंग है। फिर इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो तीनों हलके हैं इस्लामाबाद के, उन पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से 20 तारीख तक तमाम जो फॉर्म 45 था, तमाम जो डेटा था, इवन के नून लीग के अरकान जो थे उनसे भी तमाम डेटा मंगवाया हुआ है और उनके पास खैर डेटा तो है नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास जो डेटा है वो मुबैना तौर पर सबको मालूम है कि कैसे उसमें कटिंग या जो वाइटनर है उसका इस्तेमाल किया गया। बहरहाल ये डेटा अब उन्हें पेश करना पड़ेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मामलात ये जो इलेक्शन वाले हैं और फॉर्म 45 वाले हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होना शुरू हो चुके हैं और ये पहला नतीजा था ननकाना साहब PP 133 जहाँ से राना अरशद की जीत का नोटिफिकेशन कालादम करार दे दिया गया है। दूसरी तरफ नाजरीन, जमात इस्लामी के अमीर
नईमुर रहमान की जानिब से अहम तरीन जो बयान है वो दे दिया गया है फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के मामले पर, और मुतालबा किया गया है अमीर जमात इस्लामी की जानिब से कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फाइज़ ईसा जो हैं वो फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत है इस पर सो मोटो एक्शन लें, और इस चीज़ के वो मुंतज़िर हैं। कच्चे और पक्के के डाकुओं का इतिहाद पूरे मुल्क पर मुसल्लत है। 16 मई को वज़ीर आला पंजाब हाउस पर ज़बरदस्त एहतजाजी मार्च होगा। हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो किसानों से गंदम ख़रीदें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान, ये बड़ा जो ऐलान है वो भी कर दिया गया। और 16 मई को जो किसानों वाला मामला चल रहा है, क्योंकि गंदम नहीं ख़रीदी जा रही, ऑलरेडी तौर पर इतनी ज़्यादा इंपोर्ट कर दी गई थी, फिर उसको महंगे दामों भी सेल किया गया। आखिर जो LCs थी वो कैसे खुली गई, जो कमेटी है तहकीकाती वो बनाई गई है, लेकिन अभी तक उस मामले का कोई सिरा खुरा नहीं है कि वो मामला कहाँ पर गया है, कौन इसमें मुलविस था, और जो फ़ाइल है वो बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि वो दब कर रह जाएगी। बहरहाल जमात इस्लामी ने ऐलान किया जी 16 मई यानी कि कल वज़ीर आला पंजाब हाउस के बाहर एहतजाज वो करेंगे, और साथ ही साथ जो है वो सो मोटो एक्शन लेने का भी जो मुतालबा है वो नईमुर रहमान साहब की जानिब से किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि बलूचिस्तान वज़ीरिस्तान के रिहायशियों से आइन पर अमल दरामद करने का कहा जाता है। ये ज़िम्मेदारी पूरी रियासत और हर इदारे की है। रियासत का मतलब सिर्फ फ़ौज नहीं बल्कि फ़ौज, मुकन्ना ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान है। तो जमात इस्लामी की जानिब से भी ये जो स्टेप है वो उठा लिया गया है। ऑलरेडी मौलाना फजल रहमान भी इमरान खान साहब की हिमायत का उन्होंने ऐलान किया हुआ है, और जो एहतजाजी तहरीक है उसमें वो शामिल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो जलसे है वो करने जा रही है, और जमात इस्लामी की जानिब से भी जो मौजूदा सिचुएशन है ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से, इस पर कल जो एहतजाज है वो किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के मुकदमात में दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि 9 मई के जो मुकदमात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, रहनुमाओं या दीगर पर कायम किए गए हैं, इनमें दहशतगर्दी की भी दफ़ात लगाई गई थी, और दहशतगर्दी के अलावा भी दीगर दफ़ात थी, लेकिन दहशतगर्दी की दफ़ात काफ़ी ख़तरनाक है और इनमें जो सज़ा है वो भी ज़्यादा है। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन दफ़ात को ही चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक PTI की लीगल टीम के सरबराह फैसल मलिक एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस और दस्तयाब शवाहिद के मुताबिक 9 मई के तमाम केसेस से दहशतगर्दी की दफ़ा 7 ATA खारिज करने की दरखास्तें दायर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी दफ़ात को 29 मई की समात में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रावलपिंडी के ज़मानत मंजूर करने के फ़ैसलों में दहशतगर्दी दफ़ात पर सवालात उठाए गए थे। बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इन मुकदमों में ज़मानतें हुई हैं। इसके अलावा जो सेशन कोर्ट्स हैं, रावलपिंडी की कोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी जो केसेस गए थे उनमें भी अदालत की जानिब से दहशतगर्दी की जो दफ़ात थी इन पर सवाल उठाए गए थे। तो इस वजह से उन फैसलों का हवाला दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का और रावलपिंडी सेशन कोर्ट का, और उन फैसलों की बुनियाद पर ये जो दहशतगर्दी की दफ़ात है ये ख़त्म करने की इस्तदा की जाएगी। चीफ़ जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब इस वक्त लग रहा है कि बेबसी की जो तस्वीर है वो बने हुए हैं, लेकिन चीफ़ जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब ने आज एक केस की समाअत की है, और इस समाअत के दौरान उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए और कहा है कि यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है। असल में केस ये था कि जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स वगैरह थे उनकी तैनातियाँ पेंडिंग थी, उनको तैनात नहीं किया गया था। ये बुनियादी तौर पर मुकदमा था और इस पर चीफ़ साहब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। बहरहाल जी, दूसरी तरफ जो चीफ़ जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब का अपना इदारा है, चले यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से तो वो रिमार्क्स दे रहे हैं कि मुनज़्ज़म तरीके से इन्हें तबाह किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो अदलिया है, जो कुछ अदलिया के साथ हो रहा है, इनके अपने ही जो जजेस हैं वो बोल रहे हैं, वो खतूत लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है। इवन के चीफ़ जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब के साथ बेंच में बैठने वाले जो जजेस हैं वो कह रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है, वो मान रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है, और वो ये भी कह रहे हैं जी कि हुकूमती जो इदारे हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चीफ़ जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि कोई मुदाखलत नहीं हो रही और मेरे टेन्योर में सब ओके की रिपोर्ट है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो इस वक्त बेबस हैं और शायद कुछ कर नहीं पा रहे, इस वजह से उनकी जानिब से इस तरह के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से वंस अगेन जो एक और लेटर लिखा गया चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को, अब इससे बड़ा मज़ीद आंखें खोलने के लिए क्या जो इक़दाम है वो उठाया जाए। चलें, 6 जजेस ने जो लेटर लिखा वो एक मरतबा इवेंट हो गया, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से जज साहब की जानिब से लेटर लिखना, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुल्क भर की सरकारी यूनिवर्सिटियों में
मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों से मुतल्लिक केस की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें हायर एजुकेशन की तरफ से मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में कुल 154 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से 66 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर के लिए इजाफी चार्ज दिया गया है या ओहदा खाली है। वफाकी दारुल हुकूमत की 29 यूनिवर्सिटियों में से 24 पर मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात हैं, जबकि 5 खाली हैं। बलूचिस्तान की 10 यूनिवर्सिटियों में से 5 में वाइस चांसलर्स तैनात हैं, जबकि 5 में एक्टिंग वीसी मौजूद हैं। पख्तूनख्वा की 32 सरकारी यूनिवर्सिटियों में से 10 पर मुस्तकिल वीसी मौजूद हैं, 16 पर इजाफी चार्ज और 6 खाली हैं। इसी तरह पंजाब की 49 सरकारी यूनिवर्सिटियों में से 20 पर मुस्तकिल और 29 पर कायम मकाम वीसी मौजूद हैं। सिंध की 29 सरकारी यूनिवर्सिटियों में से 24 पर मुस्तकिल और 5 पर इजाफी चार्ज पर वीसी जो हैं वो तैनात हैं। इस रिपोर्ट के बाद चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि महकमा तालीम में बैठे अफसरान क्या मक्खियाँ मार रहे हैं। यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। इस मुल्क में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हो रहा है। तो बहरहाल चलें, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को यूनिवर्सिटीज़ की हद तक ये एहसास है कि चीज़ें तबाह हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से अदलिया आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हो रही है, इस पर शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को फ़िलहाल कोई कंसर्न नहीं लग रहा, क्योंकि जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उसके बाद चीफ साहब का जो रिएक्शन सामने आ रहा है उससे तो यही लग रहा है। आखिर में नाजरीन, निजकारी के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी। पाकिस्तान ने अपने 25 जो सरकारी इदारे हैं उनकी फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश कर दी है कि इन इदारों की निजकारी की जाएगी। PIA को ऑलरेडी जो है वो प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। खैर PIA जो है वो ऑलरेडी खसारे में भी था। बहरहाल हुकूमत ने निजी शोबे के हवाले किए जाने वाले 25 सरकारी इदारों की फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश कर दी। निजकारी के लिए पेश किए जाने वाले इदारों की फहरिस्त कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम ख़ान ने पेश की। 25 इदारे हैं जिनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। इन इदारों की जो फहरिस्त है, जो नाम है, वो आपके सामने रखता हूँ जी। सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर, इसे प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, इसे प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। PIA रोज़ वैलेट होटल, इसे प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। ये लंदन में पाकिस्तान की बड़ी अहम ये प्रॉपर्टी है और इससे प्रॉफिट भी पाकिस्तान कमाता है। बहरहाल PIA को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। फर्स्ट वुमेन बैंक को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी को, ब्लू की पावर प्लांट, हवेली बहादुर पावर प्लांट, इसके अलावा गुड्डू पावर प्लांट, नंदीपुर पावर प्लांट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर, हैदराबाद, क्वेटा, सखर और कबायली इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। तो ये जी हुकूमत इकदाम करने जा रही है और ये तमाम तर जो इकदाम हैं, जो बजट आइंदा माह पेश किया जा रहा है जून में, उसमें ये फहरिस्त जो है उसे मंजूर किया जाएगा। IMF का वफ्द भी मौजूद है, कुछ हुकाम मौजूद हैं पाकिस्तान में, और जुलाई के लिए, यानी कि ये मई का महीना है, मई का महीना तो आधा गुजर गया है, नेक्स्ट जून है और फिर उसके बाद जुलाई। तो जुलाई के महीने के लिए बिजली 7 रुपये फ़ी यूनिट मज़ीद महंगी करने का जो IMF वो मुतालबा कर रहा है और इसकी आप समझें कि जो मंजूरी है वो भी हो गई है। तो बिजली में के जो रेट्स हैं वो बहुत हद तक महंगे होने जा रहे हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट मंथ जो बजट पेश किया जाएगा, इस बजट में भी एक महंगाई का बड़ा तूफ़ान आने जा रहा है। अभी तक जो महंगाई आपने देखी है, इस महंगाई को ही हम महंगाई का तूफ़ान समझते हैं। जो गरीब अवाम है, जो क़ुव्वत ख़रीद है उनकी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर में आप देख लें, वहाँ पर तो खैर एक बड़ा एहतजाज हुआ जिससे उनको आटे में रिलीफ मिला। वहाँ पर 1000 रुपये कर दिया गया 20 किलो का आटे का थैला। इसी तरह से बिजली की फ़ी यूनिट जो कीमत है, अगर कोई 100 यूनिट तक इस्तेमाल करता है तो उसे 3 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज किया जाएगा। लेकिन पंजाब में या पाकिस्तान दीगर जो सूबे हैं, वहाँ पर बिजली के जो रेट्स हैं वो मुसलसल बढ़ाए जा रहे हैं। तो बहरहाल जी ये होने जा रहा है और अगले महीने एक बड़ा तूफ़ान भी आने जा रहा है। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।